स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह में काव्य खंड का चैप्टर 9 सबसे खतरनाक के क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को इनके सीमित प्रभाव के कारण सबसे खतरनाक नहीं माना है। इसका मतलब ये होता है कि जो मेहनत की लूट होती है या पुलिस की मार होती है या गद्दारी, लोभ जो होते हैं, इनका जो एक एरिया होता है लिमिटेड होता है, लिमिटेशंस होती हैं, ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कभी कभी होती हैं और इनसे उभरा जा सकता है। यानी ऐसी परिस्थितियों को एक बार अगर सामना हो भी जाए तो थोड़े समय के बाद इनसे मनुष्य जो है बाहर निकल जाता है, भूल जाता है। और साथ ही इस प्रकार की जो क्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, यदि इच्छा हो तो इन्हें बदला भी जा सकता है। हालांकि आज के वातावरण में इन सबसे खतरनाक कई अन्य बातें भी हैं और स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ खतरनाक होती है, तो उसका उदाहरण दे करके इसको तुलनात्मक रूप से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और फिर सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता का कथ्य, यानी जो कविता का कथन है, जो कवि ने कहने का प्रयास किया है, उसका बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने उभर कर आता है। उसका जो कथ्य है, यानी जो उसकी छवि है कवि की और कवि के जो भाव हैं कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत हुए हैं बार बार सबसे खतरनाक शब्द के उपयोग से। फिर कविता में पाठकों की रुचि और जिज्ञासा भी बनी रहती है और पाठक जो होते हैं, पाठक यानी जो भी पढ़ने वाले हम सभी लोग हैं, इन्हें पाठक के रूप में गिना जाता है। तो पाठक खतरनाक और सबसे खतरनाक में अंतर जान पाता है। स्टूडेंट्स, अगर इसमें 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के में ये क्वेश्चन आता है आपको, तो आप इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या हमने जो आपको इसमें स्पष्ट की है उसमें हमने आपको बताया भी है कि सबसे खतरनाक शब्द का उपयोग किस तरह से और किस लिए किया गया है, तो आप उसका उदाहरण इसमें प्रस्तुत करके इसका आंसर आप और अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है ना कहकर बुरा तो है कहा है, तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, तो के प्रयोग से खतरनाक शब्द की तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है। इसमें बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है और यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाती है। बुरा तो है यह कहकर हम बात आगे बढ़ाते हैं और पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, उसे और अधिक जानने के लिए बाध्य करते हैं। तो यह शब्द बताता है कि स्थितियां बुरी तो हैं परंतु अभी भी चरम सीमा तक नहीं पहुंची है। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ यहाँ पर एकदम स्पष्ट होता है कि कवि ने कविता में जो बार बार तो का इस्तेमाल किया है, तो का मतलब यहाँ पर है कि जो भी स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं, जो भी बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो वो उसमें बदलाव अभी संभव है और बहुत आगे तक अभी नहीं पहुंची है, यानी उसमें सुधार की गुंजाइश है। इस प्रकार तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में यह बदलाव आया है कि खतरनाक की श्रेणी में होते हुए भी अन्य सब खतरनाक बातों से ये अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जब हम निष्क्रिय होकर बेजान की तरह चुपचाप से, निष्क्रिय होकर मतलब हमारी जो क्रियाएं हैं, जो भी हम करना चाहते हैं वो सब हम रोक देते हैं क्रियाएं, और बेजान की तरह मतलब जिस तरह से मनुष्य में किसी तरह की जान ना हो और एकदम शांति से चुपचाप स्टैच्यू की तरह अन्याय और अत्याचार को सहन करते जाते हैं, तब हम मुर्दे जैसी स्थिति में आ जाते हैं। यानी किसी भी अन्याय को हम चुपचाप देखते रहें और अत्याचारों को हम सहन करते रहें, उसका हम कोई विरोध ना करें, उसके आगे अगर आवाज़ ना उठाएं, तो इसके लिए कवि ने यहाँ निष्क्रिय और बेजान
शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसके लिए मुर्दे जैसी स्थिति का भी उदाहरण दिया है कविता के माध्यम से। तो जब हम कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, खासकर विपरीत परिस्थिति में, तो ऐसी तटस्थता निश्चय ही खतरनाक होती है। यानी जब हम अन्याय का और अत्याचार का विरोध नहीं करते हैं तो मुर्दे जैसी स्थिति में आ जाते हैं और हमारी प्रतिक्रिया या हमारे जो उसका प्रतिकार जो रूप है उसको यदि हम प्रस्तुत नहीं करते हैं और उससे किनारे काट लेते हैं, उससे किनारा काटना ही सबसे खतरनाक स्थिति का यहाँ पर उदाहरण दिया है और माना गया है। और हमारे सपनों का मर जाना उस स्थिति की ओर इशारा करता है जब हम अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनना बंद कर देते हैं और यथा स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो भी हम करना चाहते हैं जीवन में, जो हमारा लक्ष्य होता है, तो उसको, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाने की बजाय और जो भी हम उसमें प्रयास करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम रोक देते हैं। ना हम प्रयास करते हैं, ना ही हम सपने देखते हैं और ना ही अपने लक्ष्य या अपने गोल को ध्यान में रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं और जो है जैसा है उस स्थिति में ही अपने आप को सहज रूप से स्वीकार करते हुए जीवन को चलाते रहते हैं। तो इस स्थिति का ही उदाहरण उन्होंने दिया, हमारे सपनों का मर जाना। और स्टूडेंट्स, इसमें कविता के माध्यम से बीच में हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो स्थिति खतरनाक ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सबसे खतरनाक शब्द का कवि ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि मनुष्य का जो है ऐसी स्थिति में आना यानी डिप्रेशन में जाना तय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जो पंक्तियां हैं इसको पहले लिखेंगे, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द जीवन की गति से संबंध है, यानी घड़ी का जो इस्तेमाल किया गया है इस शब्द का, तो इसमें जो जीवन का जो क्रियाएं चलती है, यानी जीवन में जो सांस चलती रहती है, इससे इसका संबंध स्थापित किया है। जिस प्रकार घड़ी चलती रहती है ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन भी प्रगतिशील होना चाहिए, यानी जीवन में कुछ ना कुछ उसे हमेशा करते रहना चाहिए। और वह समय सबसे खतरनाक होता है जो आगे बढ़ने के स्थान पर एक बिंदु पर आकर रुक जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जीवन में मनुष्य जो करना चाहता है उसको छोड़ करके जैसी स्थिति है उसको स्वीकार करते हुए बस चलता रहता है, इसलिए क्योंकि जीवन चलाना है और जीवन चल रहा है इसलिए चलाना है। उसकी अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं सब समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति के आगे बढ़ने की जो इच्छा हो जाती है तो उसका जीवन जो होता है रुकी हुई घड़ी के समान हो जाता है, जो कि व्यर्थ है, यानी ऐसी स्थिति डिप्रेशन की कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, चांद जो है सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, यानी जो चंद्रमा है उसको सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, परंतु किसी भी हत्याकांड के बाद कोई भी सौंदर्य का रसास्वादन नहीं करना चाहता है। यानी जिस तरह से हत्याकांड का इसमें वर्णन किया गया है और जिस तरह से कविता लिखी गई है, तो उसके आधार पर अगर कहीं पर हत्याकांड होता है तो जो चांद का जो सौंदर्य है वह सौंदर्य होते हुए भी लोग उस सुंदरता को नहीं देख करके आँखों में एक मिर्ची की तरह गड़ने की प्रतिक्रिया की तरह उन्होंने व्यक्त किया है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आमतौर पर हत्याकांड के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हमारी आँखों में चुभना चाहिए। फिर जब लोगों की आंखों में वह घटकता नहीं है और ऐसे समय में अगर वे तटस्थ और निष्क्रिय भाव लिए रहते हैं तो ऐसी स्थिति जो होती है संवेदन शून्यता होती है और वास्तव में यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया होगा। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थिति के अंतर को बताने के लिए किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त
समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि के द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में निम्नलिखित बातों को हम खतरनाक मानते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो पता चला है या जिनका हम यहाँ पर विवरण देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी आपको लगता है कि समाज में और भी तरह की स्थितियाँ हैं जिनको आप खतरनाक मानते हैं, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। हमारे अनुसार इसमें पहला है बाल मजदूरी, जो कि बच्चों से मजदूरी कराना ठीक नहीं है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनका अपना भविष्य होता है, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने के लिए उनको अच्छा उनका भविष्य बनना चाहिए। अगर वो मजदूरी करते हैं तो भविष्य उनका नहीं बन सकता है अच्छी तरह से। तो सबसे खतरनाक स्थिति समाज में बाल मजदूरी है। दूसरा है स्त्री शोषण। इसमें शोषण बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के इसमें स्त्री शोषण में आते हैं। इमोशनली भी होते हैं, फिजिकली होते हैं और अलग तरह की भी शोषण यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं। तो समाज में इस तरह का जो शोषण होता है वह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। फिर उसके बाद होता है सांप्रदायिकता। इसको तो हम सभी लोग जानते हैं, सांप्रदायिक रूप से बहुत ही प्रकार के अलग अलग विवाद सामने आते रहते हैं। दूसरा है आतंकवाद, जो आतंकवाद के द्वारा देश में शांति का माहौल समाप्त होकर के हमेशा अशांति बन जाना, ये भी एक खतरनाक स्थिति होती है। संवेदन शून्यता, जैसे सड़क पर घायल की मदद ना करना आदि, यानी मनुष्य की जो संवेदन शून्यता है वो पूरी तरह से इस तरह से हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे ज़रूरतमंद है तो उसको हम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं। तो ये स्थितियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं कि समाज में मनुष्य के अंदर संवेदन शून्यता जैसे भाव अगर आ जाते हैं तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? स्टूडेंट्स, इसमें हम अपनी तरह से कुछ सुझाव दे रहे हैं और आपको इसके अलावा और भी लगते हैं कि और भी सुझाव आप लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसको अच्छी तरह से सुझावों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आंसर इसमें इस तरह लिखेंगे, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए हमारे कुछ सुझाव इस तरह से हैं। घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनना, यानी किसी भी तरह की यदि हम घटनाएं देखते हैं या दुर्घटनाएं देखते हैं तो उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना, उनकी मदद करना, ज़रूरतमंदों को उनको और उन तक मदद पहुंचाना, ये हमारा काम होना चाहिए। फिर जागरूकता फैलाना, यानी कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे समाज में जागरूकता अगर आती है तो समाज के माध्यम से देश जो है प्रगति करता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग फील्ड के जो होते हैं, क्षेत्र के, जिनके अंदर काम करके मनुष्य को एक दूसरे को जागरूक करना अच्छा काम माना जाता है। तो इस तरह से जागरूकता फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठना, यानी इसमें ये दिया गया है कि हमें किसी भी धर्म के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को नहीं व्यक्त करना चाहिए और ना ही किसी धर्म का अनादर करना चाहिए। हमें धर्म से ऊपर उठकर मानवता जो होती है, इस तरह की भावनाओं को अपने अंदर ला करके मनुष्य से मनुष्य की अंदर जो प्रेम होता है उस तरह का हमें एक दूसरे के प्रति भाव और व्यवहार हमेशा बनाकर रखना चाहिए। फिर उसके बाद है पुलिस और सरकार और जनता की आपसी भागीदारी। स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी तरह की यदि दुर्घटनाएं होती हैं या किसी तरह का बुरा काम होता है तो उसके लिए पुलिस और सरकार और इनके बीच में जनता की आपस में जो अच्छी तरह से भागीदारी होना चाहिए और अच्छी तरह से सभी के अंदर एक समझदारी होना चाहिए, जिससे कि इन दुर्घटनाओं को या समाज में अराजकता को फैलने से रोका जा सके।